This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for class 9. Unit number 2, Role Model. Unit 2.1, Reading and Comprehension, Shah Abdul Latif. Unit 2, Role Model. Unit 2.1, Reading Comprehension, Shah Abdul Latif. All exercises. Unit 2.1, Reading Comprehension. Exercise number 1. Question A. How many aspects of Shah Abdul Latif's life have been covered in the text? शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की ज़िंदगी से मुतालिक कौन कौन से अहम पहलुओं का जिक्र जो है वो टेक्स्ट में मौजूद है। टेक्स्ट आपने पढ़ा है चैप्टर, तो उसमें किन पहलुओं का जिक्र है जिनका राइटर ने मेंशन किया है, बस उनके बारे में पूछा गया है। एंड बी क्वेश्चन इज दैट लिस्ट ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन योर नोटबुक एज शोन बिलो। इन सारे पहलुओं को अपनी नोटबुक में मेंशन करें, लिखें। किस तरीके से? लाइक the first aspect is about his background and family. The second aspect is about, the third aspect is about, जो भी आपने ऑलमोस्ट 7 मेन एस्पेक्ट्स जो हैं उनकी ज़िंदगी से मुतालिक पढ़े हैं, उनकी पोइट्री से रिलेटेड, उनके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, रूहानियत से रिलेटेड, उनकी जो रूहानी मतलब अल्लाह ताला से मोहब्बत थी, मिस्टिसिज्म उनका, उससे रिलेटेड। तो आप इन चीज़ों को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने नोटबुक में। अब इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है? इस एक्सरसाइज का पर्पस ये है कि आप टेक्स्ट को इस तरह पढ़ने की कोशिश किया करें और उसको समझने की कोशिश किया करें कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जिसको आपने याद नहीं किया हो, इट मीन्स के रटाफिकेशन नहीं, जस्ट कॉम्प्रीहेंड करना, कॉम्प्रीहेंसिव वे में कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, टेक्स्ट में आपने जो नॉलेज लिया है क्या उसमें से कुछ आप बता सकते हो, आपने कितना उसे सीखा है, कितनी इन्फॉर्मेशन आपने गेन की है, या आप क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। और एक और टेक्निक होती है कि क्वेश्चन का आंसर करने की, कि जो पूछा जाए आपसे सवाल में, रिप्लाई में वही लिखा करें। कोई आयमाइशाएँ, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन में राइटर ने या एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, मेन चीज़ ये होती है। ठीक है, तो जो आपसे पूछा आप अच्छे तरीके से उसको कंपोज करके क्रिएटिव स्टाइल में आंसर करें। तो अभी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसके ऊपर बहुत फोकस है इस बुक में। तो इसमें ये नहीं है कि ये क्वेश्चन होंगे और आप इसके ये आंसर हैं वो आ जाएं और आपने आप उनको याद करना है, लर्न करना है। वो मे बी मैचिंग में एस्टिमेटेड हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी इस रीडिंग स्किल को इस तरह से इम्प्रूव करना है कि आपने रीडिंग टेक्स्ट को समझना है। जैसे कोई भी रीडिंग पैसेज आपको दिया जाए, आप उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन, उसके आंसर खुद कंपोज कर सको, ऑब्जेक्टिव आंसर खुद बता सको। जैसे ब्लैंक्स होती हैं, एमसीक्यूज होते हैं, या फिर वोकैबुलरी होती है, और इससे रिलेटेड जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपको दिया गया जो कि नॉलेज से रिलेटेड हो, और नॉलेज कौन सा, जो टेक्स्ट में जो आपको प्रोवाइड किया गया है, आपकी अपनी जनरल नॉलेज बेस पे नहीं। जनरल नॉलेज वही होगी कि आप लैंग्वेज को कितना समझ रहे हो और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कितना फॉलो कर रहे हो। जितना आप इन दोनों चीज़ों को समझोगे उतना ही अच्छा आप एग्जाम अटेम्प्ट करोगे और एग्जामिनर को इम्प्रेस करोगे। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Matric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. Unit 2.1 की exercise number 2 है, it's all about vocabulary. The words given in bold below have been taken from the text. जितने भी लेटर्स इस एक्सरसाइज में बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं वो टेक्स्ट से लिए गए हैं। यानी जो चैप्टर आपने रीड किया है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का,
जो टेक्स्ट है, जो राइटर ने वर्ड उसमें यूज़ किए हैं वो वाले वर्ड्स हैं। लुक अप दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन दैम। इन वर्ड्स को आप टेक्स्ट में यानी जो चैप्टर है बुक में, वहाँ पे इन वर्ड्स को आप अंडरलाइन करें। नेक्स्ट, डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज। अंडरलाइन करने के बाद आपने एक्सरसाइज करनी है। अंडरलाइन द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द चॉइसेस प्रोवाइडेड। नीचे आपको 3 चॉइसेस दी गई हैं, तो मीनिंग जो आपको सही लगे उसको आपने टिक करना है, उसको सेलेक्ट करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। एक मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस आपके लिए सॉल्व किया गया है। अब यहाँ पे वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव वे आपको बताया जा रहा है इस टेक्निक के थ्रू, कि बगैर स्ट्रेस के वर्ड्स मीनिंग किस तरह लर्न किए जाते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कैसे किया जाता है। सपोज स्टूडेंट, आपको 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन वर्ड्स मीनिंग के दे दिए जाएं या क्वेश्चन दे दिए जाएं, कुछ भी, कि आप इनके मीनिंग जो है वो याद करो, आपको लिखवा दिए जाएं 25 बहुत मुश्किल अल्फाज और उनके इंग्लिश में मीनिंग, ठीक है, आप उनको भी याद कर लोगे, लेकिन आप जैसे उसको लर्न करोगे कि मुझे याद करना है, दैट्स इट, ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट। लेकिन अगर उसी काम को इस तरीके से आप करो तो आप इससे बगैर स्ट्रेस के ज़्यादा और अच्छा लर्न कर सकते हो। जैसे बाजू का टेक्स्ट पढ़ते हुए, रीडिंग करते हुए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं मुश्किल, जिनका हमें मीनिंग का पता नहीं चलता। कुछ के मीनिंग का एस्टिमेट हमें हो जाता है, लेकिन कुछ अल्फाज के मायने का हमें पता नहीं चलता। फिर उसको क्या, अंडरलाइन करने के बाद जब हम टेक्स्ट को दोबारा से पढ़ते हैं उसी सेंटेंस को, जैसे यहाँ पे वर्ड है अबंडेंस, अगर इसका मीनिंग आपको नहीं आता तो आपने टेक्स्ट में जैसे आपने इसको अंडरलाइन किया, फिर आपने वो सेंटेंस को पढ़ना ऊपर नीचे 2-3 दफ़ा, तो आपको एस्टिमेट हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका मतलब क्या हो सकता है। फिर नीचे ऑप्शंस हैं, तो आप सही ऑप्शन को आप चूज़ कर लोगे। इस तरह सर्चिंग से या डिक्शनरी या ग्लॉसरी से टैली करने से या सर्च वगैरह करने से, जब वर्ड्स मीनिंग हम सर्च करते हैं तो हम स्ट्रेस के बगैर सीखते हैं, ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कुछ याद नहीं कर रहे, हम कोई रटाफिकेशन नहीं कर रहे इस वक्त। इससे ना सिर्फ हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है, मीनिंग्स वगैरह, बल्कि हम जब सेंटेंसेस और टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर और लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन वो भी एट अ टाइम बढ़ रही होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी अनगिनत नेमतें दी हैं, तो माइंड और हमारी जो आइज़ हैं वो स्कैन करती हैं चीज़ें। हमारी मेमोरी को बढ़ाने का तरीका ये है कि जितना इसको यूज़ करेंगे उतना ही हमें बेनिफिट देती है। तो एक आध दफ़ा किसी चीज़ को पढ़ लेने से या इसको सर्च करने से भी 40 to 50% आपको याद रह जाता है, और एटलीस्ट जब सेकंड टाइम में वर्ड आपकी नज़र से गुजरेगा तो आपको लगेगा हाँ ये मैंने कहीं पहले पढ़ा है, देखा है। तो अगर आप 20 वर्ड्स भी इस तरह सर्च करते हो तो 10 आपको याद रह जाएंगे। सो इस टेक्निक को अप्लाई करें, इससे आप लैंग्वेज की नो अबाउट्स को बहुत जल्द सीखेंगे और आपकी वोकैबुलरी जल्दी से डेवलप होगी, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगी, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से, कि बगैर स्ट्रेस के आप वोकैबुलरी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और टेक्स्ट को समझ कैसे सकते हैं, राइट। So let's start it. Number 1, those who have an abundance of wealth have option A, little wealth, option B, a lot of wealth, option C, some wealth. तो obviously इसका आंसर है a lot of wealth, यानी बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में कोई चीज़ होना या नेमत होना। Number 2 is my family's ancestral roots are in Sindh. मेरे ख़ानदान की जो आबाओ अजदाद हैं उनका ताल्लुक सिंध से है। इसका मतलब क्या है? मीन्स माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स हैव लिव्ड इन सिंध सिंस। ऑप्शन ए है माई ग्रैंड पेरेंट्स गॉट मैरिड, ऑप्शन बी माई बर्थ, ऑप्शन सी मैनी जनरेशंस। इसका आंसर है ऑप्शन सी मैनी जनरेशंस। Number 3, the new academic year commences in our school in April. नया साल जो स्कूल में हमारा एकेडमिक साल स्टार्ट होगा, कब शुरू हो रहा है? commences का मतलब, तो ये आपने टेक्स्ट में भी ये वर्ड पढ़ा है, ends, progresses और begins। आंसर इज सी, begins।
यानी बिगिंस, कमेंसेस, किसी चीज़ का आगाज होना, शुरू होना। Number 4, the devotees of some saints walk to shrines barefoot. कुछ पैरोकार इस तरह से हैं जो कि मज़ार पे बगैर जूते के भी चलते हैं। तो ऑप्शन ए है चिल्ड्रन, नंबर बी फॉलोअर्स एंड सी केयरटेकर्स। तो डिवोटीज का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? फॉलोअर्स, उनको फॉलो करने वाले, उनको मानने वाले, उनके पैरोकार। यूनिट 2.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक्सरसाइज 1 की ऑप्शन नंबर 5 है मेनी पीपल गो टू अ मिस्टेक टू आस्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर विशेस। ऑप्शन ए पर्सन हु लिव्स अलोन, person who lives alone, option B new person, option C person with spiritual power। तो मिस्टिक किसको कहते हैं? हमने टेक्स्ट में भी पढ़ा है, जिनके पास रूहानियत हो, यानी नेक, अल्लाह ताला का प्यारा बंदा, नेक बंदा। तो सूफी बुजुर्ग को हम मिस्टिक कहते हैं। तो पर्सन विद स्पिरिचुअल पावर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर 6 इज the sailors of Sindh used to travel to far off lands as they had good navigation skills। तो नेविगेशन स्किल्स का क्या मतलब होता है? टेक्स्ट में भी हमने पढ़ा है। ऑप्शन ए शिप डायरेक्टिंग, बी इंजीनियरिंग, पॉइंट सी स्विमिंग। तो इसमें आंसर क्या है? ऑप्शन ए शिप डायरेक्टिंग। नंबर 7, फॉर सेंचुरीज the main medium for transfer of information was oral traditions। सदियों से जो रिवायत चली आ रही हैं, मालूमात हम तक पहुंचती हैं, उनका ज़रिया, जो मेन ज़रिया क्या है? ऑप्शन ए हॉर्सेस, ऑप्शन बी पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ, ऑप्शन सी मैसेजेस, मैसेज के थ्रू हॉर्सेस, या फिर वो मालूमात जो लोगों के ज़रिए हम तक पहुंचती है। So obviously the answer is option B, passing of information by word of mouth। Point number 8, my brother is a restless person, always looking for new things to do। मेरे भाई की जो नेचर बड़ी रेस्टलेस है। रेस्टलेस मीन्स के मतलब लेजी नहीं होना, किसी ना किसी काम में लगे रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, या डिस्कवरिंग, एक्सप्लोरिंग के लिए बेचैन रहना। इसको इस मीनिंग में भी आप ले सकते हो। तो ऑप्शन ए है जीनियस, बी है डिफरेंट एंड सी चेंज सीकिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जीनियस, ऑब्वियसली। ब्लैंक नंबर 9 इज ट्रूली ग्रेट पर्सन्स डिजर्व रेवरेंस एज दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन आवर लाइव्स। जो अजीम लोग होते हैं वो मुस्तहिक होते हैं किस चीज़ के? बहुत ज़्यादा हकदार होते हैं इज्जत और एहतराम के। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है रिचनेस एंड वेल्थ, ऑप्शन बी लीडरशिप पोजीशंस, ऑप्शन सी रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। सो एडमायर रिस्पेक्ट मीन्स रेफरेंस, तो रेफरेंस का मीनिंग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन या एडमायरेशन। पॉइंट नंबर 10, इस्लाम्स मैसेज ऑफ पीस is universal as without it there can be no happiness। तो यूनिवर्सल का क्या मतलब हुआ? ऑप्शन ए गुड, बी एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, एंड सी एक्सेप्टेबल। तो इसका आंसर यूनिवर्सल का क्या होता है? ऑप्शन बी एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। सो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब इन दोनों एक्सरसाइज के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड वर्क विद द पार्टनर एंड चेक द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन बोल्ड फ्रॉम द ग्लॉसरी। दिस विल हेल्प यू चेक वेदर यू हैव राइट आंसर्स। अब जब कंप्लीट काम आप कर लो, चेकिंग भी कर लो, तो उसके बाद आप ग्लॉसरी से या फिर किसी भी डिक्शनरी से अपने मीनिंग वेरीफाई कर सकते हो। इससे एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपके आंसर ठीक है या नहीं। वैसे तो हमने आपको आंसर्स बता दिए हैं, लेकिन ये टेक्निक समझाई जा रही है कि जब आप इस तरह की टास्क आप खुद कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ टास्क बाय योर ओन सेल्फ,
तो ये आपकी क्रिएटिविटी को तो इम्प्रूव करेगी ही, लेकिन इसको मज़ीद जस्टिफाई करने के लिए जब आप इस तरह डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट वोकैबुलरी के, कोई भी आप बुक पढ़ते हो, स्टोरी नॉवल पढ़ते हो, किसी भी बुक से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, तो जो भी वर्ड्स आपको मुश्किल लगे आप उनको अंडरलाइन करें, फिर एस्टिमेशन के तौर पर उनके मीनिंग लिखें, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो उस सेंटेंस को, जहाँ पे वर्ड लिखा हो, उस सेंटेंस को 2-3 मरतबा पढ़ें, तो एक अंदाजे के तौर पे उसका मीनिंग आपके माइंड में आ जाएगा। फिर आप उसको राइट डाउन करें। तो 10 to 15 वर्ड्स इस तरह सर्चिंग करके, उसके बाद उसको जब आपने चेकिंग करनी हो, 2 स्टूडेंट मिलके करें, ज़रा इंटरेस्ट से काम हो जाता है और जल्दी हो जाता है। आप लोग ग्लॉसरी से या किसी डिक्शनरी से टैली करो तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हम ठीक है या नहीं, या कहाँ पे हमारी मिस्टेक है, वो भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। और इस तरीके से काम किया हुआ आपको याद रहता है, बल्कि याद रह जाता है, हमेशा भूलता नहीं है। सो ट्राई टू कीप इट अप। दिस टेक्निक will improve your language skills to comprehend and the vocabulary collection. Unit 2.1 Exercise 3. Work in pairs and complete the sentences below with a word written in bold in exercise number 2. अब ये नीचे जो ब्लैंक्स दी गई हैं इनको फिल करना है, लेकिन किसके साथ करना है, कौन से वर्ड्स के साथ? जो आपने एक्सरसाइज 2 की है वहाँ पे जितने वर्ड्स दिए गए हैं उन्हीं को आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। बिल्कुल वही वर्ड्स हैं, क्योंकि ये भी 10 ब्लैंक्स हैं, इनमें डिफरेंट स्पेसिस पे वही 10 वोकैबुलरी वर्ड्स जो वहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए थे वही आएंगे। अब कहाँ पे एडजस्ट होंगे? और आई थिंक ये दोनों एक्सरसाइज करने के बाद आपको वो वर्ड्स मीनिंग बिल्कुल एग्जैक्टली याद हो जाएंगे। सो वर्किंग पेयर्स मीन्स कि अगर ग्रुपिंग में या शेयरिंग में आप ग्रुप स्टडी करना चाहते हो तो इट्स बेटर, नहीं तो आप इंडिविजुअली कर लें। एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। यू कैन यूज वन वर्ड ओनली वंस। एक लफ्ज को एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना है। लाइक कोई भी आप वर्ड, जैसे नेविगेशन है, वो आप एक ब्लैंक में यूज़ करते हो तो दोबारा उसको किसी और ब्लैंक में नहीं लिखोगे, रिपीट नहीं करोगे। और कंप्लीट करने के बाद ये सारी एक्सरसाइज फिर अपने नोट कॉपी में, नोटबुक में फेयरली लिखें। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, डैश of Shah Abdul Latif Bhittai celebrate his Urs every year. कौन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स हर साल सेलिब्रेट करते हैं? द डिवोटीज, यहाँ पे वर्ड आएगा, उनके पैरोकार, उनको मानने वाले। ब्लैंक नंबर 2, माई मदर एंड आई डिसाइडेड टू गो टू। मैंने और मेरी वालदा ने क्या डिसाइड किया, कहाँ पे जाएंगे हम? टू गो टू अ डैश टू आस्क हिम टू प्रे फॉर माई फादर्स हेल्थ। कि हम किसी के पास जाएंगे कि हमारे वालिद की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उनकी सेहत के लिए दुआ करें। तो दुआ करने के लिए ज़ाहिर है दुआ हम अल्लाह ताला से करते हैं, और मज़ीद कंसल्टेशन के लिए हम, या कि वो भी हमारे हक़ में दुआ करें, तो हम नेक बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, अल्लाह ताला के नेक बंदों के पास। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? मिस्टेक। आई डिसाइडेड, माई मदर एंड आई डिसाइडेड टू गो टू अ मिस्टेक to ask him to pray for my father's health. Number 3, it is a dash fact that no living thing can survive without oxygen. ये बिल्कुल फैक्ट है, ये हकीकत है कि कोई भी जो लिविंग थिंग है, यानी जिंदा रहने वाली चीज़ है, जानदार है, वो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट। नंबर 4, much of what we know about our culture has been passed on to us through oral traditions. इसका आंसर है oral traditions, यानी लोगों से मालूमात जो हैं या रिवायात हैं उनके थ्रू नॉलेज हम तक, हमारा कल्चर, हमारी सकाफत से रिलेटेड नॉलेज इन्फॉर्मेशन हम तक मुंतकिल होती आ रही है। नंबर 5, we may have different dash but we are all the offsprings of Adam. बेशक हम मुख्तलिफ हैं किसमें, लेकिन सब हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? We may have different ancestral roots. Number 6, fasting
dash on the first day of Ramadan. Fasting commences. यानी रमज़ान की इब्तिदा होती है या रोज़ा रखा जाता है कब से? यकम रमज़ान से. Commences. Number 7. Pakistan has everything in dash. Pakistan has everything in abundance. But we need strong policies to make good use of everything that we have. Point number 8 is Nelson Mandela won his people's reverences for his long struggle for the rights of people in South Asia. Number 9, the art of dash requires hard work, and no one needs to practice a lot to write beautifully. अब देखिए, अच्छा लिखना, बहुत अच्छे लिखने की प्रैक्टिस, महारत हासिल करना, इसके लिए काफ़ी मेहनत दरकार होती है. तो यहाँ पे कौन सा फ़न है, किस हुनर का जिक्र है? दी आर्ट ऑफ कैलीग्राफी. अगर से ये वर्ड उन अल्फाज में नहीं है जो 10 वर्ड्स हैं ऊपर पिछली एक्सरसाइज में, लेकिन यहाँ पे इस ब्लैंक में कैलीग्राफी ही आएगा. तो एक और बात यहाँ पे आपको बताएं कि ये सेंटेंस जैसे कंटिन्यू हो रहा है. द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड वन नीड्स टू प्रैक्टिस. अब यहाँ पे स्पेलिंग को फोकस कीजिए. PRACTISE. अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रैक्टिस लिखा होता है PRACTICE, और मोस्ट कॉमन स्पेलिंग भी वही है, क्योंकि लोग उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं, इसलिए अक्सर नोटिस में भी प्रैक्टिस CE वाला ही लिखा जाता है. लेकिन प्रैक्टिस दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ग्रामेटिकल डिफरेंस क्या है कि ये एज अ वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है. जब हम मश्क करने को यानी एक्सरसाइज करने को जब हम एज अ वर्ब यूज करेंगे तो फिर ये वाले स्पेलिंग यूज करेंगे, प्रैक्टिस SE वाले. लेकिन जब हम इसी वर्ड को एज अ नाउन यूज करेंगे, नाउन के तौर पे, जैसे फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, तो फिर हम CE के स्पेलिंग यूज करेंगे. तो स्पेलिंग ये भी गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज में वो नाउन के स्पेलिंग ही आते हैं, CE वाले. सो टू प्रैक्टिस अ लॉट टू राइट अबाउट. Number 10, the Pakistan Navy has very good dash skills. तो नेवी है तो ज़ाहिर है नेविगेशन स्किल्स हैं, यहाँ पे नेविगेशंस आएगा. सो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट हो गई. यूनिट नंबर 2.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. एक्सरसाइज नंबर 4. The reading text has 7 aspects that relate Shah Abdul Latif Bhattai's life. तो जो आपने चैप्टर पढ़ा, टेक्स्ट रीड किया, उसमें शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की ज़िंदगी से मुतालिक 7 अहम पहलुओं का जिक्र है. द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेट 1 की पॉइंट कवर्ड अंडर ईच एस्पेक्ट. तो नीचे 7 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, जो मेन की पॉइंट को बयान कर रहे हैं उन्हीं 7 पहलुओं के हिसाब से. जैसे 7 पॉइंट्स मेन हेडिंग के साथ आपने टेक्स्ट में पढ़े, और ये भी 7 लाइन्स हैं, लेकिन ये की नोट्स हैं जो उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे हैं. However, these sentences are in a jumbled up order, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है, यानी सीक्वेंस में नहीं है. जैसे वहाँ सबसे पहले उनके फैमिली बैकग्राउंड का जिक्र है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट पे पोइट्री का जिक्र है. इस तरह से इस सीक्वेंस में नहीं है. तो आपने क्या करना है, रीड द टेक्स्ट एंड राइट द एस्पेक्ट नंबर इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड. ये जो ब्लैंक्स दी गई हैं यहाँ पे नंबरिंग करनी है आपने कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर थी. जैसे बॉक्सेस बने हुए हैं, तो बॉक्स नंबर 1 की हेडिंग है, नंबर 2 की हेडिंग है, तो इस हर लाइन को उसकी रिलेटेड हेडिंग के साथ आपने मुंसलिक करना, लिंक करना, यानी उस हेडिंग का नंबर यहाँ पे लिख देना है. द लास्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल. मिसाल के तौर पे आपके लिए आखिरी जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन जी, वो की गई है, सॉल्व की गई है. जैसे ऑप्शन जी देखिए, ही इज कॉल्ड भिटाई बिकॉज ही स्पेंड अ गुड पास्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन अ माउंट. यानी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई को भिटाई क्यों कहते थे? इसलिए कि उन्होंने उस टीले पे जो भिट था वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारी, ज़िंदगी का बकिया का हिस्सा काफ़ी अर्सा वहाँ पे गुजारा. तो इसका जिक्र जो है वो हेडिंग नंबर 2 में है. बॉक्स बना हुआ है, टेक्स्ट में आपने पढ़ा,
द नेम भिटाई, उसकी हेडिंग ये है, तो इसलिए आपने यहाँ पे सिंपली उसका नंबर दे दिया, हेडिंग का नंबर 2। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करते हुए आप कोशिश करें कि आप खुद गैस करें। जब आप खुद गैस करेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स ना इम्प्रूव होंगी। वैसे हम आपको आंसर भी बता रहे हैं, लेकिन आप ट्राई करें पहले खुद गेस करने की, फिर आंसर भी आपको मिल ही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ही फाउंड प्लेजर इन प्रेइंग, थिंकिंग एंड डिवोशन। गौर फिक्र करने में और इबादत, खुलूस से अल्लाह ताला की इबादत करने में उनको खुशी महसूस होती शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को। तो इसका जिक्र कहाँ है? हेडिंग नंबर 5 पे। तो यहाँ पे आप लिख दोगे जिसकी हेडिंग क्या है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5, मेंशन कर दो ओनली 5। देन नेक्स्ट बी, ही वॉज मैरिड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका जिक्र कहाँ पर है? हेडिंग नंबर 4, यूथ। यूथ की जो हेडिंग है वहाँ पे ये मेंशन हुआ है टेक्स्ट में। तो सिंपली यहाँ पे आपने नंबर मेंशन करना है 4। फिर ऑप्शन नंबर सी है, शाह लतीफ़ फॉर फादर माइग्रेटेड टू सिंध फ्राम अफगानिस्तान। इस चीज़ का जिक्र कहाँ पर है? बिल्कुल स्टार्टिंग पे है, उनका फैमिली बैकग्राउंड। तो यहाँ पर फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो हेडिंग नंबर 1 है। यहाँ पे आप सिंपली 1 मेंशन कर दो, नंबर 1 आंसर में, इस ब्लैंक में। फिर नेक्स्ट है डी, अ श्राइन वाज बिल्ड ओवर हिज ग्रेव सम टाइम आफ्टर हिज डेथ। उनके इंतकाल के कुछ देर के बाद वहाँ पे एक गोल मीनार बना दिया गया, उधर मकबरा बना दिया गया, उनका मज़ार बना दिया गया। तो इसका जिक्र कहाँ पर है? नंबर 6 में, हेडिंग नंबर 6, डेथ एंड रिमेम्बरेंस। तो यहाँ पे आप नंबर मेंशन कर दें सिर्फ ब्लैंक में, 6। नेक्स्ट है, हिज पोएट्री इज मेनली अबाउट सिंध बट ऑफ प्लेसेस आर आल्सो मेंशन्ड। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी ज़्यादातर सिंध से रिलेटेड है, लेकिन इसके अलावा और भी दूर दराज के मकामात का जिक्र किया गया है, जिक्र है उनकी शायरी में मौजूद है। तो इसको टेक्स्ट में कहाँ मेंशन किया गया है? पॉइंट नंबर 7 में, शाह लतीफ़्स पोएट्री। सो मेंशन हियर जस्ट नंबर 7। एफ ऑप्शन है, he loved studying and had a command over other languages। उनको इल्म हासिल करना, पढ़ना लिखना अच्छा लगता था और उन्होंने दूसरी ज़ुबानें भी सीखी। इसका जिक्र कहाँ पर है? हेडिंग नंबर 3 में। हेडिंग नंबर 3, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो 3। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैं अभी बता रही हूँ फिर से आपको। आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट द आंसर्स। A 5, B 4, C 1, D 6, E 7, F 3, G 2। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। अब यूनिट नंबर 2.1 की एक्सरसाइज 5 है, रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट को फिर से गौर से रीड करें, जो भी चैप्टर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का है। राइट डाउन दीज थिंग्स इन योर नोटबुक। जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं मालूमात के, ये इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ से कलेक्ट करनी है चैप्टर से, और फिर इन चीज़ों को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, जब आप ये काम कंप्लीट कर लो, डिस्कस योर आंसर्स विद योर पार्टनर। दूसरे फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज करो इन्फॉर्मेशन कि आपने क्या लिखा है, कैसा लिखा है और किस हद तक ठीक लिखा है, या किसी और ने ज़्यादा बेटर लिखा है तो आप उससे शेयर कर सकते हैं या उससे ले सकते हैं नॉलेज। सो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज दैट 2 things done at the time of course as mentioned in the text। जब उर्स हो रहा होता है, जब उर्स मुनक़िद होता है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का, तो उस वक्त
कोई भी दो चीज़ें मेंशन करें कि उस वक्त क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो? रीड में आपने पढ़ा है फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ पे आ जाइए। बुक में देखें, एज अ सूफी पोइट लतीफ़्स उर्स is held at his shrine every year on 14th सफ़र, 14 सफ़र को हर साल उनका उर्स मनाया जाता है, उसका इनकाद होता है। और वहाँ पे देखें, नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, thousands of people gather and listen to the saints songs sung on the tamburo। एक एक्शन आप ये लिख सकते हो, एक चीज़ आप ये लिख सकते हो, ठीक है, कि उनका कलाम पढ़ा जाता है, उसको बहुत सारे लोग सुनते हैं। और फोक म्यूज़िक यानी तंबूरो जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने इन्वेंट किया था, उसके साथ उसके ऊपर जो गा रहे होते हैं, वहाँ पर कलाम पढ़े होते हैं, उनको बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग सुनते हैं। फिर एक और एक्शन वहाँ पे मेंशन है, मैनी लर्न मैन रीड पेपर्स दैट टेल अबाउट लतीफ़्स लाइफ एंड हिज पोइट्री। ठीक है, ये दो चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, वहाँ से देखकर या पढ़ के आप कोई भी दो चीज़ें या कोई भी दो एक्शन आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है टू पॉसिबल रीजंस व्हाई हिज एंसेस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध। अब आपने कोई भी दो रीजंस जो है वो रिलेट करनी है, बतानी है कि क्यों शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के आबाओ अजदाद ने सिंध हिजरत की। ठीक है, तो इसका सो क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो हेडिंग नंबर 1 है, बैकग्राउंड एंड फैमिली, वहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे उनके फादर का जिक्र वहाँ पर है, सैयद हबीब शाह, उन्होंने माइग्रेट किया अफगानिस्तान से सिंध में, तो वहाँ पे दो रीज़न बताई गई हैं। एक तो रीज़न ये है, इन ऑर्डर टू गेन स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट विद बिलावल अ लोकल पायस मैन। और सेकंड रीज़न भी यहाँ पे मेंशन है कि उस वक्त सिंध इस्लाम का मरकज़ था, बड़ी तवज्जो का मरकज़ था दीन के हवाले से। तो सिंध वाज देन अ सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड शाह लतीफ़्स एंसेस्टर्स लाइक्ड इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू मेक इट देयर होम। तो इस वजह से उन्होंने वहाँ हिजरत करने की ख्वाहिश की और सोचा कि वहीं पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके रहेंगे, वहाँ क़याम करेंगे। और दोनों में एक मेन रीज़न एक ही आ रही है कि रूहानियत और दीन से मजबूती। ठीक है, तो मेन वजह इनकी यही थी। आगे नंबर 3 देखते हैं क्या है, टू अदर लैंग्वेजेस दैट ही न्यू क्वाइट वेल। अब इसका आंसर आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे? हेडिंग नंबर 3 है अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, इसका सेकंड पैराग्राफ, वहाँ पे आप देखिए, द रिसालो प्रोवाइड्स प्रूफ दैट ही न्यू अरबिक एंड पर्शियन क्वाइट वेल। शाह जो रिसालो, जिसमें उनका शायराना कलेक्शन है, पोइट्री कलेक्शन है, सारा मजमुआ है, वो पढ़ के अंदाज़ा होता है कि उन्हें अरबी ज़ुबान और फ़ारसी ज़ुबान पे भी अबूर हासिल था। तो ये दोनों लैंग्वेजेस वहाँ पे मेंशन है, आप इनको प्रॉपर्ली आप लिख लें नोटबुक में अपनी। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेन रिलीजियस सोर्सेज दैट ही हैड नॉलेज अबाउट। दीनी हवाले से वो कौन से दो मेन ज़राए हैं, रिसोर्सेज हैं, जिनका उनको बहुत नॉलेज था, इल्म था। अब इसका जिक्र कहाँ पर है? ये भी इसी पैराग्राफ में मेंशन है, यानी हेडिंग नंबर 3 में अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, इसी के लास्ट पे देखिए, अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस से आगे वेरियस रेफरेंसेस इन शाह रिसालो इंडिकेट दैट ही हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द होली कुरान एंड द हदीस। तो शाह रिसालो के बारे से ही रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, हवाला दिया गया है वहाँ पर कुछ अक्सर जगहों पर। तो उनको देखते हुए, उनको पढ़ के हमें अंदाज़ा होता है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को कुरान पाक की तालीम और अहादीस की तालीम का भी बहुत शाऊर था, बहुत ज़्यादा नॉलेज था उनको। The next point is that two poets whose works were a part of his collection। ठीक है, इसमें अब आपने दो शायरों का जिक्र करना है जिनको उन्होंने मेंशन किया हुआ है अपने शायरी के मजमूए में, यानी शाह रिसालों में कौन से दो शायरों का जिक्र या उनका थोड़ा सा कलाम शामिल है। इसका आंसर भी यहीं पे कंटिन्यू होता है, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन हेडिंग नंबर 3 में लास्ट पे,
His poetic collections included the Masnavi of Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Karim's poems. तो इन ये दो पोइट्स के नाम लिख लीजिएगा आप, मौलाना जलालुद्दीन रूमी और सेकंड है शाह करीम। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू स्किल्स फॉर विच ही इज नोन। वैसी कौन सी स्पेशल दो स्किल्स हैं जिनकी वजह से वो मशहूर है, फेमस है? अच्छा, तो आपने उनकी दो स्किल्स का जिक्र करना है। तो स्किल्स तो उनमें बहुत सारी थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस भी इनको आती थी। एक तो ये कि उनको ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोइट के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस हैं, मुसलमान शायर सिंधी ज़ुबान के, सिंधी लैंग्वेज के, ठीक है। फिर उन्होंने मौसीकी को यानी म्यूज़िक को डेवलप किया, उसमें इनोवेशन लेकर आए और इंस्ट्रूमेंट भी बना, तंबूरो जिसका जिक्र है इसमें। फिर उन्होंने चाइल्डहुड से यानी टीनेजर थे वो, चाइल्डहुड के बाद यानी अभी लड़के ही थे तो उन्होंने पोइट्री कहना स्टार्ट कर दी। फिर उन्होंने कलेक्शन बनाई अपनी, फिर पोइट्री कलेक्शन, वर्सेस लिखी, म्यूज़िक पे काम किया। और इसके अलावा उन्होंने जो सबसे मेन उनकी चीज़ है वो क्या है कि उन्होंने मिस्टिसिज्म का पैगाम दिया, अपनी शायरी के ज़रिए मोहब्बत का पैगाम दिया और मिस्टिसिज्म यानी कि मारिफत का पैगाम दिया कि इंसान पहचाने कि इंसान इस दुनिया में क्यों आया है, अपने रब को पहचाने। और स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत का पैगाम दिया। तो इसमें काफ़ी सारी स्किल्स का जिक्र है, आप कोई भी दो स्किल्स यहाँ पे नरेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, टू प्लेसेस इन अफगानिस्तान मेंशन्ड इन हिज पोइट्री। उनकी शायरी में कुछ और जगहों का जिक्र भी है जो लास्ट पे चैप्टर पे हमने पढ़ा। तो उनमें से अफगानिस्तान की दो जगहों का जिक्र टेक्स्ट में आया है, वो कौन सी हैं वो बताइए। तो ये पॉइंट नंबर 7 जो हेडिंग है शाह लतीफ़ पोइट्री, इसमें जो ट्रांसलेशन है उनकी वर्सेस की, उसमें देखिए सेंटर में, पैराग्राफ के सेंटर में है सम वैंडर टू रोम टू काबुल एंड कंधार। ये काबुल और कंधार जो है अफगानिस्तान की प्लेसेस हैं जिनका इसमें जिक्र है। अब नेक्स्ट पॉइंट है टू प्लेसेस इन इंडिया मेंशन्ड इन हिज पोइट्री। तो इसके साथ ही नेक्स्ट दो प्लेसेस इंडिया की हैं, दिल्ली और दक्कन। डेक्कन एंड दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है टू लैंग्वेजेस मेंशन्ड विच द रिसालो हैज़ बीन ट्रांसलेटेड। ठीक है, दो ज़ुबानों का जिक्र करें जिनमें रिसालों का तर्जुमा किया गया है। तो ये भी आपने पढ़ा है इसी टेक्स्ट में, और ये इसका आंसर यहाँ पे रीडिंग नंबर 7 में है लास्ट पे। तो शाहजो रिसालो हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, उर्दू एंड अदर लैंग्वेजेस। दो लैंग्वेजेस इंग्लिश उर्दू लिखे हैं, वैसे सिंधी में भी, सिंधी में तो ओरिजिनल है और बाकी मज़ीद लैंग्वेजेस में भी इसकी ट्रांसलेशन की गई है। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज नंबर 5, यूनिट नंबर 2.1, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक्सरसाइज 6। यहाँ पर स्टूडेंट आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपने आंसर्स कंपोज करने हैं। इट्स बेटर कि आप खुद आंसर कंपोज करें ताकि आपको क्रिएटिव आंसर बनाना आए, क्योंकि टेक्स्ट आपने थॉरली रीड किया है, काफ़ी प्रैक्टिस की है, इसकी एक्सरसाइजेस की हैं। तो अब आपको खुद भी 2-4 क्वेश्चन के साथ आंसर खुद कंपोज करने आने चाहिए और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन और उनके आंसर्स। कुछ मॉडल आंसर्स नीचे दिए गए हैं जो आपको मज़ीद आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर A, how was information about Shah Lateef's early life collected? Why was it collected in this manner? चैप्टर के स्टार्ट पे हमें इस चीज़ के बारे में बताया गया था कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की जो इब्तदाई ज़िंदगी थी उसके बारे में मालूमात कैसे इकट्ठी की गई, इनको बोला गया और इस तरीके से क्यों, क्या वजह थी कि इस तरीके से इन मालूमात की कलेक्शन हुई। क्वेश्चन B, वाई इज़ शाह लतीफ़ कॉल्ड द सेंट ऑफ भिट? शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को भिट का सूफी बुजुर्ग क्यों कहते हैं? क्वेश्चन नंबर C, वाई डिड शाह लतीफ़
not marry again after his wife died. Why did Shah Latif not marry again after his wife died? जब उनके बेगम का इंतकाल हुआ, उनकी बेगम के इंतकाल के बाद शाह लतीफ़ ने दोबारा शादी क्यों नहीं की? इसकी क्या रीज़न है? क्वेश्चन नंबर डी, व्हाई डिड पीपल बिकम शाह लतीफ़्स फॉलोअर्स? लोग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के फॉलोअर्स क्यों होने लगे? उनको फॉलो क्यों करने लगे? उनकी पैरवी क्यों करने लगे? या उन्होंने उनको क्यों अकीदत से पसंद करना शुरू कर दिया? क्वेश्चन ई, व्हाट डज शाह लतीफ़्स पोएट्री एंड वर्क टेल अस अबाउट हिज नॉलेज एंड स्किल्स? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो शायरी है वो हमें क्या मैसेज देती है, उसका क्या पैगाम है, या हमें उसे क्या नॉलेज मिलता है? इसके अलावा उनकी शायरी पढ़ के हमें शाह लतीफ़ की कुछ स्किल्स का भी, यानी उनकी कुछ महारतों का भी, हुनर का भी अंदाज़ा होता है। वो स्किल्स कौन सी हैं? क्वेश्चन एफ, नेम द प्लेसेस इन द टेक्स्ट मेंशन्ड इन शाह लतीफ़्स पोइट्री। शाह लतीफ़ की जो शायरी है उसमें कुछ जगहों का जिक्र है, तो आपने पोइट्री वाली हेडिंग में लास्ट पे जो उनकी वर्सेस की ट्रांसलेशन है उसमें बहुत सारी प्लेसेस का जिक्र देखा है, तो आप वहाँ से इसका आंसर कंपोज कर सकते हैं। Why do you think these places have been mentioned by him? तो आपका क्या ख्याल है? What do you think in your opinion कि आप मेंशन करें कि उन्होंने इन जगहों का जिक्र अपनी शायरी में क्यों किया? क्वेश्चन जी, why is Shah Latif's key message in his verses acceptable to everyone? शाह लतीफ़ भिटाई का जो पैगाम है, बुनियादी पैगाम जो उनकी शायरी में है, उसको क्यों हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, या वो हर एक के लिए क्यों काबिल कबूल है? क्वेश्चन 8, कैन वी पुट हिज मैसेज इनटू प्रैक्टिस इन टुडेज वर्ल्ड? क्या हम उनके पैगाम को अपनी मौजूदा ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, यानी इस पैगाम को शामिल करके इस पे अमल कर सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं? इफ़ यस, हाउ? अगर हाँ तो किस तरह? इफ़ नो, वाई नॉट? अगर हम नहीं कर सकते तो फिर क्यों नहीं? जो भी आपने रिप्लाई करना, अगर यस में करना है तो उसकी रीज़न भी लिखें, अगर नो में करना है तो उसकी रीज़न भी मेंशन करें। अब इसमें आपने 2-3 क्वेश्चन क्रिएटिवली कंपोज करने हैं और ज़रूर करने हैं, लाइक क्वेश्चन एच है, ठीक। क्वेश्चन एफ बहुत इजी, 1-2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें और इससे आपकी रीडिंग स्किल्स ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। स्टूडेंट, हम यूनिट 2.1 की एक्सरसाइज 6 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं पहले से। अभी इसके मॉडल आंसर्स हैं, ये एक्सपेक्टेड या मॉडल आंसर्स हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने यही क्वेश्चन याद करने हैं या ये आंसर लर्न करने हैं। आप इस तरह के बना सकते हो, क्योंकि आप टेक्स्ट आपने पढ़ा है, तो इसका मकसद ये है कि क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछा जाए, किसी भी अंदाज में पूछा जाए, टेक्स्ट को रीडिंग करते हुए आपने अच्छे से समझना है, ताकि किसी भी एंगल से कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आप उसको रिप्लाई कर सको। क्वेश्चन नंबर ए, हाउ वाज इंफॉर्मेशन अबाउट शाह लतीफ़्स अर्ली लाइफ कलेक्टेड? व्हाई वाज इट कलेक्टेड इन दिस मैनर? इसका आंसर इस तरह से हो सकता है, मिर्ज़ा कलीज बेग का जिक्र है वहाँ पर टेक्स्ट में। मिर्ज़ा कलीज बेग वॉज अ स्कॉलर विद इन सिंधी लिटरेचर। मिर्ज़ा कलीज बेग कौन थे? एक सिंधी स्कॉलर थे और सिंधी अदब उन्होंने पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था उनको सिंधी अदब का। ही वॉज द मोस्ट वर्सटाइल सिंधी राइटर इन ऑल ब्रांचेस ऑफ पोइट्री। मुख्तलिफ अंदाज में शायरी लिखने में वो बड़े माहिर थे, महारत हासिल थी उनको, और वो वर्सटाइल यानी सिंधी ज़ुबान में बहुत मुख्तलिफ अंदाज से वो लिखा करते थे, लिखने के एक्सपर्ट थे। He was a renowned Pakistani scholar, educationist and writer. He was said to have details and information about early life of Shah Abdul Latif. उनको कहा गया कि वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की लाइफ से रिलेटेड, जो उनकी इब्तदाई ज़िंदगी थी उससे रिलेटेड मालूमात इकट्ठी करें फ्राम सम ऑफ द ओल्ड पीपल लिविंग एट दैट टाइम। पुराने लोग जो उस वक्त रहा करते थे उनसे रिलेटेड दूसरे पर्सन या उनसे मिलें। These people had heard these facts
फ्रॉम देयर फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स। जैसे कि ओरल ट्रेडिशन के थ्रू लोगों में इंफॉर्मेशन या रिवायात चलती रहती हैं और मुंतकिल होती हैं, इसी तरह इन लोगों ने ज़रूर अपने आबा व अजदाद से उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ सुने होंगे। and had seen and even some of them had spoken to him. उनमें से हो सकता है कुछ लोग उनसे मिले भी हों और किसी ने उनसे बात भी की हो। तो इस रीज़न की बिना पे उनको कहा गया था मिर्ज़ा कलीस बे को कि वो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। तो इस आंसर को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, टेक्स्ट में से भी एज इट इज़ भी लिख सकते हो, एज यू विश, लेकिन आपको एक मॉडल आंसर बना के दिया गया है। क्वेश्चन बी है, वाई शाह लतीफ़ कॉल द सेंट ऑफ भिट। उन्हें भिट का सूफी बुजुर्ग क्यों कहते हैं? आंसर है इसका, इन सिंधी लैंग्वेज अ माउंट ऑफ सैंड इज कॉल्ड भिट। सिंधी जुबान में भिट एक रेत के टीले को कहते हैं। बिकॉज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई spent most of his life on the mount in deep thinking, composing poetry and offering prayers to the Almighty Allah. क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा वहाँ पे गुजारा, उसी टीले पे गुजारा, शायरी करते हुए, गौर व फिक्र करते हुए, अल्लाह ताला की इबादत करते हुए। इस वजह से उनका नाम पड़ गया कि भिट। He is affectionately called as Shah Abdul Latif Bhitai for the saint of Bhit. Question C. Why did Shah Latif not marry again after his wife died? Answer. Shah Abdul Latif Bhitai did never married again because his heart turned more and more towards religion and devotion. His restless nature tempted him to seek peace in spiritualism. क्योंकि उनके बेगम के इंतकाल के बाद उनका जो दिल और जहन वो मायल होता गया रूहानियत की तरफ, अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की मार्फत की जानिब। तो मजहबी रुझान की वजह से उन्होंने अपनी रूहानियत की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी और अल्लाह ताला की इबादत में लग गए और दुनियावी रूटीन को छोड़ के उन्होंने दीन का रास्ता अपना लिया। जैसे अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, औलिया कराम। हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं एक्सरसाइज 6 के। क्वेश्चन डी, व्हाई डिड पीपल बिकेम शाह लतीफ़ फॉलोअर्स? आंसर, शाह लतीफ़ वाज अ वेरी काइंड, generous and God-fearing person. He had great and strong spiritual power. He had a passion and devotion to serve humanity. That is why the people started following him and giving him great reverences. यानी उनकी नेक खुदातर्स फितरत और उनकी नेकी की तरह की जानिब जो फितरत की बढ़ती हुई हम आहंगी थी, यानी रूहानी की तरफ, बहुत ज़्यादा रूहानियत की तरफ माइल होने लगे। तो उनकी इस मिस्टिक क्वालिटी की वजह से लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया और उनको बहुत ज़्यादा इज्जत देना शुरू कर दी और लोगों के उनके साथ बड़े एहतराम के साथ ताल्लुकात कायम होना शुरू हो गए। क्वेश्चन ई, व्हाट डज शाह लतीफ़्स पोएट्री एंड वर्क टेल अस अबाउट हिज नॉलेज एंड स्किल्स? आंसर, Shah Abdul Latif's message in his poetry is acceptable to everyone because it has universal significance. He gave the message of love, peace, and simplicity through his poetry. He delivered the message of brotherhood, equality, good deeds, and spiritualism. He was a great Sindhi poet. He also knew about Arabic and Persian languages. He had strong knowledge of the Holy Quran and Ahadith. Unit 2.1 Exercise 7. ये प्रैक्टिकल टास्क है आपके लिए। आपने क्या करना है, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 6 एंड प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू ऑफ स्कॉलर्स हु हैव स्टडीड शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, हिज लाइफ एंड हिज पोइट्री। आपने 6 लोगों का ग्रुप फॉर्म करना है, स्टूडेंट्स का, ठीक है, और सपोज्ड क्वेश्चन बनाने हैं
और एक जैसे रोल प्ले होता है, एक्टिंग होती है, आपने वो प्रिपेयर करना है। उसमें आपने क्वेश्चंस लिख लो और उसमें से 2-3 स्टूडेंट्स स्कॉलर्स का रोल प्ले करें, एक्ट करें कि जैसे वो स्कॉलर्स हैं और उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की ज़िंदगी और उनकी शायरी से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा है, स्टडी किया है और उनको मालूम है। Now prepare a role play in which one member of the group becomes an anchor person. अब इस ग्रुप में से एक पर्सन जो है, एक स्टूडेंट, वो एंकर पर्सन बन जाए, एंकर की एक्टिंग करे और वो क्वेश्चन करेगा उन स्कॉलर्स से, while the remaining members become scholars in a TV talk show. और वो स्कॉलर्स इस तरह बैठे हो, सपोज कि आप सब टीवी टॉक शो में बैठे हो, क्योंकि आजकल आप देखते ही हो टॉक शोज, सब इस चीज़ से अवेयर हैं, तो आपने इस तरह से इस एक्टिविटी को करना है। एक आपसे एंकर पर्सन क्वेश्चन कर रहा है और सारे क्वेश्चन जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए। अब इसमें आपने डिस्कस क्या करना है, आपने ये चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर के थ्रू जो कुछ आपने लर्न किया, एक्सरसाइजेस की, जो प्रैक्टिस की, काफ़ी कुछ नॉलेज गेन किया है। अब इसको आप ओरल एक्टिविटी के थ्रू यूटिलाइज करें ताकि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हों और नॉलेज आपकी माइंड में एक्सट्रैक्ट कर जाए, यानी उसमें स्प्रेड हो जाए। नॉलेज आप गेन करो थ्रू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। मतलब इसमें मेन आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी और आपकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी, वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगी। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।